शुक्रिया ऑनरेबल। 3 minutes. या आई नो ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन, मैं जानता हूँ उस कुर्सी में ही कुछ है, मौसम और माहौल वैसा ही रहता है। शुक्रिया मैम। माय फर्स्ट इंटरवेंशन वुड बी कि मैं सरकार से आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आयुष मंत्रालय के गठन के बाद एक बार उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। 2014 में इस मंत्रालय के गठन के बाद हमने कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की। मेरी समझ में ये भी नहीं आता है कि योगा और नेचुरोपैथी को आप IMCC एक्ट से लगातार बाहर क्यों रख रहे हैं। हज़ारों छात्र हैं जो PhD किए हैं, BNYS, MD, PhD प्रोग्राम 50 मेडिकल कॉलेजेस से, उनके बारे में जो बेरुखी है, ये बेरुखी हमारी समझ में नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ है जो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, रेफर टू पॉइंट 2 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन। ये इतना स्वीपिंग डेनाइग्रेशन है इससे पहले के स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस का, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि क्या उन्होंने कुछ भी 10% भी अच्छा नहीं किया, क्या सब कुछ जमींदोज था, इतना बुरा था। मैं समझता हूं कि इसको ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह के मैं समझता स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इट शुड बी मोर बैलेंस्ड। मैम, ऑर्डिनेंस को लेकर के मेरे कई साथियों ने कहा, अब इस सरकार से मैं शिकायत भी नहीं करना चाहता। ये सरकार नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस की क्या एक्सीजेंसी है, क्या इमीडिएसी होती है, उसका कोई जिक्र नहीं होता है। बस ऑर्डिनेंस चाहिए। पार्लियामेंट रेसेस में है, ऑर्डिनेंस चाहिए। नाउ आई लुक एट द ब्रॉड पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं IMCC की बात करूं, ये कौन सा सहकारी संघवाद है इस सरकार का। प्रधानमंत्री जी, तमाम मंत्रीगण बार बार कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और मैंने 2-2.5 वर्षों में इस सदन में बैठ करके देखा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो कतई नहीं है, सहकारी संघवाद कहीं से दिखता नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये अगर मैं एक शब्द का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करूं तो वो है अहंकारी संघवाद, जो अलग अलग मसलों पे, चाहे आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, चाहे हैंड होल्डिंग का मामला हो स्टेट का, उन सब चीज़ों में दिखता है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, इस बिल को थोड़ा बैलेंस्ड बनाइए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तमाम पावर आपके पास है, राज्य और केंद्र के बीच में टकराव के कई लक्षण हमने बीते दिनों में देखे हैं। Honorable member, you have only 1 minute, so please start winding up. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा ना, उस कुर्सी में ही कुछ है। एनीवे, मैं सिर्फ इतना कह के खत्म करूंगा अपनी बात कि आपको योगा एंड नेचुरोपैथी को आप इसमें शामिल करें। आयुष मंत्रालय बनने के बाद बहुत अच्छा लगा था कि लगा कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेंगी वो। और एक जो मैंने पहले कहा था माननीय मंत्री महोदय को कि कई इस तरह की चीज़ों के नाम पर जो बाजार में चीज़ें चल रही हैं उस पर अंकुश लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इसका स्प्रेड पूरे हिंदुस्तान में हो। और मैं पुनः आपको बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और जय हिंद के साथ शुक्रिया। Thank you. Shri Binay Vishwam ji, you have 3 minutes. Thank you, ma'am. Rajya Sabha Gallery, Binay Vishwam. I am so glad to see you on that chair. Yes. I join all my friends to congratulate you on this assignment. Ma'am, these two bills are to be opposed because this is not a solution for the ailments. We often say about the drug-induced ailments. The drug itself will cause ailments. That is what is happening to homeopathy and Ayurveda and all systems of medicines here. So I should say the minister personally is not to be blamed. He is only a part of the system. The system, we all know, is causing all ailments. In Malayalam we used to say, Kurundottikku vadam pidichal. Vadam is paralysis. Kurundoti is the medicinal herb said to be the best treatment for that. If that herb itself will be affected by that ailment of paralysis, what can we do? This is the problem here, sir. The Indian medical, the government was telling that the Homeopathy Council and the other council, both of them were corrupt. So they came with a treatment of Board of Governors. Are they free from corruption? No, sir. They are also involved and immersed in corruption. All the selections are made by mainly the government itself. No democracy,
no criteria is followed. Whomever the government is of likeness can be a governor. I oppose the bills. Thank you, sir. Shri Kanak Medala Ravindra Kumar ji. Yes. You have 3 minutes, sir. Yes, thank you, Deputy Chairman, Madam. First, I must congratulate you on the chair. The Central Council of Homeopathy regulates and controls the education and practice of homeopathy. The government intends to supersede the Central Council of Homeopathy, and it wants to reconstitute another council in a time-bound manner. But it is not happening. Hence, it is keep on extending the year by which the Central Council has to be constituted. As a stopgap arrangement, the affairs of the Central Council is entrusted to the Board of Governors. Though this amendment, the government extends to existing period 2 years from 3 years, with the limited purpose of the government has brought this amendment. Madam, at this juncture, I wish to place some request before the government. Homeopathy is a system of medical treatment in which there is no side effect. The homeopathy system of medicine is to be promoted in a big way. In order to achieve this target, we have to increase the number of homeopathy colleges across the country, particularly in the state of Andhra Pradesh. Madam, as on the date, there are only 5 homeopathy colleges in the state of Andhra Pradesh. Out of these colleges, 3 are government colleges and 2 are private colleges. All these colleges are affiliated to Dr. NTR University of Health Sciences, Vijayawada. I also request the government to upgrade the status of Dr. NTR Health University Science. Honorable member, you'll have to start winding up, please. Vijayawada to the Institute of National Importance. Lifestyle related to disease are on rise. Indian system of medicines has to be reoriented in such a way they have to come cure the lifestyle Please related wind to up, diseases such as diabetes, etc. Now diseases are coming one after another. With these submissions, I support the bill. Thank you. Thank you, sir. Shri Ashok Siddharth ji. Yes. You have 3 minutes. थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. माननीय मैडम, जैसा कि मैंने अभी स्वास्थ्य मंत्री जी को सुना और अपने तमाम सदस्यों को सुना, उन्होंने ये कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक बहुत ही अच्छी पद्धति है और देश की गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए सस्ती पद्धतियां होने के बाद भी जो इस पद्धति के माध्यम से इलाज करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में तमाम साथियों ने हमारे चर्चा की, लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि ये पद्धतियां, चाहे वो भारतीय चिकित्सा पद्धति हो चाहे होम्योपैथिक शिक्षा पद्धति हो, ये पद्धतियां देश की जनता के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार ऑर्डिनेंस लाना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि क्या गारंटी है इस बात की कि जो 1973 के एक्ट की कमियों में सुधार करने के लिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो काउंसिल बनाई गई थी और उसने अपना कार्य समय से पूरा करने का नहीं किया, जिन लोगों ने कार्य समय से पूरा नहीं किया, क्या उनके खिलाफ या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का कि आगे की कोई योजना सरकार की है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो बार बार अगर उन्हीं को फिर समय बढ़ा करके दिया जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो अगले 1 साल के और समय को दिए गए समय में वो इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे और पारदर्शिता के साथ करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि पूरे देश में चाहे वो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे होम्योपैथिक के हों, उनको द्वयम दर्जे का अस्पताल और वो समझा जाता है। क्यों द्वयम दर्जे समझा जाता है? कि माना जाता है कि ये तो झोला छाप डॉक्टर लोग हैं। Honorable member, you'll have to start winding up, please. जस्ट बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ आपके निर्देश के अनुसार। जो इन पद्धतियों को हमेशा द्वयम दर्जे का इसलिए माना गया क्योंकि जो एलोपैथी भारत में आई वो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई और हमारी मानसिकता में अंग्रेजों की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए इन पद्धतियों, जो भारतीय पद्धतियां जो जीवक के समय से लेकर के और
हैनीमैन के समय तक की होम्योपैथिक पद्धति है, जिससे हम गरीबों को सस्ता और आसान तरीके का इलाज दे सकते हैं। उस पद्धति का इलाज नहीं किया जाता। मैं सरकार से इस बात जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेंगे, क्या उनमें SC/ST के लोगों को भी Thank गवर्नर्स you. बनाने का काम किया जाएगा? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब जरूर दें। Thank you, sir. Thank you. Shri Sanjay Singh ji, you have 3 minutes. धन्यवाद उपसभापति महोदया। मैडम, ये होम्योपैथी बिल, इसके बारे में, इस पद्धति के बारे में ये कहा गया कि भारत में ये ऐसी तीसरी चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है, स्वास्थ्य लाभ पहुंच रहा है। और आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट है मैडम कि 26.3% की दर से प्रतिवर्ष इस चिकित्सा पद्धति का ग्रोथ हो रहा है, यानी होम्योपैथी को अपनाने की जो स्वीकार्यता है वो 26.3% हर साल हिंदुस्तान में बढ़ रही है। लेकिन जब बजट अलॉट करती है सरकार, 2122 करोड़ रुपए का टोटल बजट है आयुष मंत्रालय का, लेकिन उसमें से मात्र होम्योपैथी के लिए 138 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो इस चिकित्सा पद्धति को देखते हुए बहुत कम है। इस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सरकारी अस्पताल हैं देश में होम्योपैथी के, वो 207 की संख्या में है। जो डॉक्टर्स की संख्या है वो 2,24,000 के आसपास है। जो डिस्पेंसरीज हैं वो 7,856 है। और इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद अगर आप सोचते हैं कि होम्योपैथी को हिंदुस्तान में बढ़ावा 138 करोड़ रुपए के बजट से आप दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अभी यहाँ पे कहा गया सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कि ये वो पद्धति है होम्योपैथी जिसमें जड़ से बीमारी को खत्म किया जाता है। और ये ऐसी होम्योपैथी, ऐसी विधा है जिसमें मीठी गोली दी जाती है मैडम। तो ये सरकार भी मीठी गोली देके हिंदुस्तान में जड़ से सारी चीजों को खत्म करने पे लगी हुई है। वो चाहे सरकारी नौकरियां हो, जड़ से खत्म हो रही हैं। हिंदुस्तान में रोजगार जड़ से खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति लगातार बढ़ रही है। तो जो ये सरकार के काम करने की पद्धति है, होम्योपैथी की तरह मीठी गोली देके, संजय जी, झूठे वादे करके, बस मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, झूठे वादे करके देश को गुमराह करके जड़ से सारी चीजों को खत्म करना। और आज मैं मैडम आपके सामने बोल पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। आपको इस चेयर पे देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है। लेकिन इस सरकार ने इस काबिल भी शायद मुझे नहीं छोड़ा है, और हो सकता है कि 4 दिन बाद मैं जेल में दिखूं। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया मैडम, देशद्रोह का मुकदमा। योगी सरकार ने देशद्रोह का संजय जी, मुकदमा मैडम let's लगा stick दिया। to the- let's stick क्या to इस the सदन में issue. बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है? मैं इस संजय जी, सरकार से let's stick पूछना to the चाहता issue, हूं, please. अगर मैडम हम देशद्रोही हैं तो मुझे संजय उठा जी, के we जेल can में take it डाल up दिया with the जाए। chairman. इस Let's देश stick to के the सर्वोच्च issue, सदन please. में बैठ के एक देशद्रोही Thank you, आपके thank you, सामने संजय बोल रहा जी. है, मुझे जेल भिजवाइए। Thank you, मैं Sanjay अपनी ji. बात को समाप्त Next करता हूं। is धन्यवाद। Dr. Hanmantaiya ji. Dr. Hanmantaiya. Yes, madam. Thank you, madam. Vese, you have 8 minutes, but we have to wind up by 11:30. That is what the message has come. So if you can keep it short, I'll be really obliged. Okay, madam. Madam, thank you very much for giving me this opportunity. Madam, I just wanted to bring it to the notice of the August House as well as the Minister. Sir, from 2014, you have brought about 7 ordinances. In spite of Parliament running regularly, of course, this COVID, there was a gap. Otherwise, the Parliament was regularly running. And what was the necessity to bring so much of ordinances? And I have no other option to call you, this is an ordinances Raj. And this is an ordinance government. Sir, you have brought government ordinances in 2014, the coal mines ordinance, the coal mine second ordinance, the right to fair compensation transparency in land acquisition ordinance, the ordinance again second time,
and the right to fair compensation and transparency land acquisition ordinance in 2015, negotiable instrument ordinance 2015, and again 2015 same ordinance, and enemy property ordinance 2016, 1, 2, 3, 4, 5, I think 5 times that ordinance was brought. Then the Indian Medical Council ordinance 2018, 2019, and again 2019 3 times. The Muslim Women Protection of Rights and Marriage ordinance 2018, 2019, and 2019 again. And this bill, Homeopathy Central Council Ordinance Bill 2019, and this Homeopathy Central Council Ordinance 2020 again. Sir, what is the necessity? Whether the government is interested to run on the ordinances or to make a law when there is the parliament is regularly running since so many years, except this COVID environment. Madam, I wanted to speak on Indian Medical Central Council Bill first. Madam, it is a stopgap arrangement. The bill is a stopgap arrangement to temporarily supersede the Central Council of Indian Medicine owing to its poor functioning. So it will be replaced by the proposed National Council of Indian System of Medicine. Madam, the supersession of the Central Council, this bill provides the supersession of the Central Council for a period of 1 year until when the Board of Directors will be constituted to exercise its powers. Madam, the Board of Governors can consist up to 10 members. That is the prescription in the bill. And I wanted to ask you, you have mentioned you will appoint eminent persons in the field of Indian medicine or eminent administrators. The board bound by the directions of the central government on policy matters. Sir, I wanted to ask the government through you, madam, see why the 10 members has not been prescribed. How many members from the Indian medicine expertise and how many will be the administrative background? See, the day may come, you may not appoint the Indian medicine expertise at all. There will be only the administrative or ex officio members. What will happen then? The whole board will be running by the officers or by the government directions. Sir, you should prescribe. In other bills, there will be 3 experts. When you brought a bill on research and teaching of Ayurveda in Gujarat, you have mentioned in that bill 3 experts will be there and 3 secretary and Ayush minister will be there. And in this bill, why this specification is not there? If you don't appoint the experts, the professors, the field experts who have done research in that, who have taught in medicine for so many years, if you don't appoint them, what will happen to this board, sir? And you have also already mentioned Silence. it will be the central government on policy matter. Central government will going to give directions. Silence. If that is the case, I wanted to ask, what about the autonomy of this board? Sir, there will be no autonomy even in the field of academics. If you don't maintain the autonomy in the field of academics, what will happen? These boards, the Indian Medicine Council Board will be run under the government directly and under the minister directly. Sir, it is fine that you are a doctor, you are here in this ministry, Health and Family Welfare. If there is a minister who is not a doctor, who doesn't have knowledge about the health and family welfare, then the whole committee and the whole board will be run under a person who is not having any knowledge about the medicine. What will happen then? So at least for that sake, I request you to precisely mention You out will of have to 10 start members, winding up, Hanvantaya. You have 2 minutes. 5 should be experts and rest you can appoint ex officio members. And there is one more important factor, madam. The yoga and naturopathy is totally kept away from this.
Who is interested in this and what is the vested interest playing in this, I wanted to know. Sir, the Honorable Prime Minister Modi ji always, every year after he comes to this government, following yoga as a national day, celebrations will be done. See, in the name of yoga, you wanted Please to observe claim order here, please. the supremacy Excuse me, please in the observe name of order. yoga. Sir, at the same time, you don't want to prescribe a syllabus. On the right hand side, please You observe don't order. want to There's so have much discussion naturopathy happening. as the study material. You don't want to have it as degree, but you wanted to take the advantage of it. Sir, I wanted to ask you, how can it be done when yoga and naturopathy are kept away Honorable from member, this? you will have to wind up, please. So, 1 minute, madam. Madam, academic autonomy must be maintained in all the government bodies. Whenever there is a UGC, please maintain the autonomy. Please wind up, Here sir. also you please maintain the. So I request Board of Governors will exercise their powers based on the direction given by the government should not be there. They should work. Okay, with shall their I'll be calling expertise. out the next Then member, the Hanmantraji, Ayush please Ministry wind up. taken up, regular item of the council of the ministry. So, madam, I request through you, please make these amendments and we will pass the bill. Thank you very much. Thank you very much. Srimati Rupa Ganguly, madam. Srimati Rupa Ganguly. Okay, Dr. Vikas Mahatme. Doctor, you have 8 minutes, but if you can make it shorter, I will be obliged. It is very nice to see an eminent lady in the chair from Maharashtra. It is very nice. Thank you. I think we should change the routine as a chairperson and not as a chairman because it is not gender neutral. Chairman is not gender neutral. It will be better if we have a chairperson. True. Thank you. Thank you, madam. The topic, as you know, is very important. And ये जो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल बिल जो है इसकी पार्श्वभूमि हमें जानना चाहिए। ये 2016 में अरविंद पंगारिया जी इनके अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की गई थी ताकि इसमें क्या सुधार कर सके, क्योंकि जिसके लिए इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तैयार किया था वो एक्ट था 1970 और 1973 का। उसकी वजह से उसमें कुछ कमियां थी। जैसे बेसिक मैंडेट इसके लिए जो था वह ये था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रहना चाहिए, लेकिन हमें सबको पता है कि एक ही डिग्री आयुष की महाराष्ट्र से, बिहार से, दिल्ली से, तमिलनाडु से वो अलग अलग किस्म के स्किल्स थे, उनको नॉलेज था, तो यह हम अचीव नहीं कर पाए, ये एक कमी रह गई थी। वैसे ही अभी हम वो नीट के जरिए कम करने वाले हैं। वैसे ही रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन का दूसरा एक मैंडेट था इस एक्ट के जरिए, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रही थी। और आपने अभी भी सुना कि होम्योपैथी में 3 किस्म के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो गांव में खुद होके प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी, जो पत्र व्यवहार से बोलते हैं कि हमें पूरा ज्ञान हो गया, और तीसरा हमारे कलीग्स ने कहा, तीसरा जो पढ़ के खुद की तो ट्रीटमेंट करती है लेकिन दूसरों की भी करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा था। तीसरा ये था कि कॉलेजेस का जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसके लिए जो इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसमें हमेशा इसके ऊपर भर दिया गया है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कभी भी जोर दिया गया नहीं। और इसलिए मैं चाहता था कि ये सब कमियां कम हो, और सरकार भी चाहती थी। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एथिक्स। ये पूरे एक्ट में जिसके जरिए ये बॉडी इलेक्ट होती थी, उसमें आप समझिए कि पेशेंट के लिए यदि ये है तो ये पेशेंट के रिप्रेजेंटेटिव कोई भी एक्ट के जरिए अंतर्गत नहीं होते थे। सभी जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो डॉक्टर्स या उसी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स वगैरह हैं। तो पेशेंट रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी एक्ट।
तो वो नहीं था और इसलिए वो एथिक्स के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए थे और उसमें एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था कि जो कॉलेज चलाते थे वो खुद ही इस बॉडी के मेंबर थे और वो ही खुद ही इंस्पेक्शन भी करते थे, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ये सब परेशानियां दूर होने के लिए हमने नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ये बिल लाया और ये पास भी हुआ। लेकिन ये एक्ट यदि पास होता है तो वो नया इलेक्शन करने के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इनका रजिस्ट्रेशन ठीक से हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सब प्रॉब्लम होने की वजह से जो इलेक्शन होता है उसमें भी चैलेंजेस बहुत आ रहे थे। हम वही लोग चुन के देते थे जो पहले से उनके साथ में जुड़े हैं और नए लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा था और इसमें ये कठिनाई थी और इसलिए यह बिल सबने कहा, सबका कहना है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इलेक्शन होने के लिए पहले ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? रजिस्ट्रेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, स्टेट बॉडीज के जरिए आता है। वो यदि आया नहीं रजिस्ट्रेशन की कितने हैं वो ठीक से यदि रिकॉर्ड नहीं है तो ये इलेक्शन ठीक से नहीं हो सकता और इसलिए ये इलेक्शन कोई पीरियड में जिसमें ऑब्जेक्ट्स में कहा गया है, हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने जो कहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, कि उसमें ऑब्जेक्ट्स में भी लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि ये इलेक्शंस होने के लिए जो समय लगेगा उसके लिए ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था ताकि हम अच्छे से ये कमीशन एक्ट जो बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हम इसके पहले देखेंगे 2010 के करीबन एक ऑर्डिनेंस लाया गया था यूपीए सरकार के टाइम जिसे एमसीआई बर्खास्त की गई थी और वो ऑर्डिनेंस लागू हुआ था। लेकिन फिर से वही प्रेसिडेंट फिर से आए क्योंकि वो ऑर्डिनेंस लैप्स होने के बाद वही पूर्व परिस्थिति पे आए। हमारे यहाँ मैं एमसीआई के खिलाफ नहीं हूँ और लेकिन यदि ऑर्डिनेंस लाया तो वो लैप्स होने तक के कुछ भी हुआ नहीं और फिर से वही स्थिति पे आए। वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था। उस ऑर्डिनेंस के वक्त हमारे ज्येष्ठ यहाँ के सांसद राम गोपाल यादव साहब ने भी कहा था कि एमसीआई को कोई बाजू में हटा नहीं सकता क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फिर से लैप होता आता है, फिर से लैप्स हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार एक निश्चयी सरकार है और उनके अंदर में हम जो भी इस रास्ते में रोड़े आएंगे जिसके लिए पेशेंट को तकलीफ हो, इसलिए यह ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था और ये ऑर्डिनेंस फिर से रिपीट इसलिए हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में मामले में बहुत कठिनाइयाँ हैं और उसमें स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर का सहयोग चाहिए, उसके बगैर ये हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए ये भी कहा गया था कुछ से नंबर ऑफ पर्सन्स जो भी हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है और इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड बढ़ाए गए और उस पर चर्चा भी हुई थी और हमने वो बिल भी बढ़ाया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया यह भी पूछा गया था, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन यहाँ विषय ना होते हुए मैं बताना चाहूँगा कि एक ही साल में 25% सीट्स बढ़ गई है मेडिकल की और 6000 के ऊपर डॉक्टर्स नए तैयार हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, प्राइवेट के ज़्यादा नहीं है इसमें, तो ये समझना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कुछ सुझाव है मेरे, तो ये सुझाव के बारे में कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन जो भी बोर्ड के जरिए किया जाए, मंत्री जी का से मुझे आग्रह है कि ये रजिस्ट्रेशन लाइव एंड एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है होम्योपैथी आयुर्वेदिक सभी रजिस्ट्रेशन में 10-10 साल हो जाते हैं, वो डॉक्टर की डेथ हो जाती है फिर भी वो डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर रहता है। दूसरा ये है कि जो एक्टिव नहीं है वो बोलते हैं हमने तो 20 साल से प्रैक्टिस छोड़ दी है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इससे हमारी नीति नहीं बन सकती। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का के लाइव एंड एक्टिव मेंबर्स ही होना चाहिए। डॉक्टर महात्मा जी दूसरा ये है 7 minutes were there allotted, the chairperson told me just now. Sir, Yes, yes. So it has been 8% से told to me. 8 minutes से टोल, हाँ, 8 minutes हो गए, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज दूसरा ये है कि एमबीबीएस हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़्यादा बढ़ा है और वो अच्छी बात है। एमबीबीएस के लिए आयुर्वेदिक में
एक पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो, 2 साल के डिप्लोमा हो, 3 साल का डिग्री कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ताकि ये इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन से दोनों पैंतीस धन्यवाद, धन्यवाद, डॉक्टर विकास महात्मा जी। धन्यवाद। एग्जाम में मेरा सर 1 मिनट में खत्म करता हूँ। धन्यवाद। एग्जिट एग्जाम जो है उसमें सभी स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मार्क्स मिलाना है। धन्यवाद, Patients को धन्यवाद। नहीं देखते। Conclude इसलिए करिए, धन्यवाद। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अब माननीय मंत्री जी, रिसर्च माननीय मंत्री जी कृपया ब्रीफली ही अपने